अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स नोटेशन कि अब तक आपने जितनी भी चीज़ें की हैं उसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है वाई एस्टीमेट का एक पूरा वेक्टर जनरेट हो रहा है, एक्स जो आपके पास एक्स आई की वैल्यूज हैं उसका पूरा एक वेक्टर जनरेट हो रहा है, जो आपके पास ओरिजिनल डेटा है उसका एक पूरा वेक्टर जनरेट हो रहा है। तो अब इन वेक्टर्स को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, आज का जो आपका टॉपिक है वो इस हवाले से है। बेटा मैट्रिक्स नोटेशन में आपके पास यहाँ पे जो वेक्टर बनेंगे वो तीन है। पहला y, दूसरा x और तीसरा आपके पास बनेगा b वेक्टर। अब जो b वेक्टर है वो तीन एस्टिमेटेड वैल्यूज पे डिपेंड करता है, b0, b1 और b2। जो x वेक्टर है आपके पास वो आपके पास बेस करता है x1i, x2i और एक आपके पास वंस वाला वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इक्वेशन देखें, हमारे पास इक्वेशन है y is equal to b0 cap plus b1 cap x1i plus b2 cap x2i। अब यहाँ पे अगर हम इस पूरी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, मैट्रिक्स फॉर्म आपके पास क्या है, ax is equal to b। ये आपके पास मैट्रिक्स इक्वेशन है। अब मैट्रिक्स इक्वेशन में यहाँ पे इस इक्वेशन को, एस्टिमेटेड इक्वेशन को जहन में रखते हुए हमारे पास जो कॉलम बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे। जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पे आपके पास वंस काउंट होगी, यहाँ पे आपके पास x1i काउंट होगी और यहाँ पे आपके पास x2i काउंट होगी। तो बेसिकली इस इक्वेशन के हिसाब से, y एस्टिमेटेड की इस इक्वेशन के हिसाब से हमने वैल्यूज क्या लेनी है, a की जगह आपके पास आ जाएगा x वेक्टर, यहाँ पे वो वेक्टर होता है जो कि इन कांस्टेंट वैल्यूज से मल्टीप्लाई होता है, यानी b वेक्टर। और जो आंसर आपको मिलता है वो आंसर आपका होता है y एस्टिमेटेड, यानी यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी y की। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन बन गई। अब इस मैट्रिक्स इक्वेशन में हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। वैल्यूज किस तरह से सब्स्टिट्यूट होंगी, हमने इन तीनों वेक्टर्स को डिफाइन करना है। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगी एक्स वेक्टर को। जो एक्स मैट्रिक्स आपके पास बनेगा देखें, बी नॉट के साथ एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला वेक्टर होगा वो 1 होगा, क्योंकि आपके पास ऑब्जर्वेटिव डेटा 10 ईयर्स का है, तो यहाँ पे आपके पास 10 वंस होंगे। ओके, अब आपके पास जो x1 आय होगा, यहाँ पे आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी x11, x12, x13, एंड सो ऑन। उसके बाद बेटा यहाँ पे वैल्यूज कंटिन्यू है और लास्ट वैल्यू जो आपके पास होगी वो होगी x110। जनरलाइज फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हम यूज करते हैं m और n, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेटा गिवन है और हमें पता है डेटा में हमारे पास जो वैल्यू है वो डेटा की 10 यूज हो रही है, n इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 110। अब 1 शो कर रहा है x1 को
और 10 शो कर रहा है कि x1 की जो वैल्यूज हैं वो लास्ट वैल्यू 10 तक है। देन इसी तरह से आपके पास तो बेटा ये पूरा जो वेक्टर है वो आपके पास होगा x11, x12, x13, x14, x15, x16, x17, x18, x19 एंड लास्ट x110। इसी तरह से आपका जो सेकंड x वेक्टर है वो है x21। x21 से ये स्टार्ट होगा, फिर x22, फिर x23, और फिर यही वैल्यूज आपकी कंटिन्यू होंगी x24, x25, x26, x27, x28, x29 और जो लास्ट वैल्यू आपके पास है वो है x210। ये आपके पास एक पूरा का पूरा मैट्रिक्स जनरेट हो गया है। इसे कहा जाता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर आपके पास जो रेलिवेंट डेटा है उसके हिसाब से क्या है, आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हैं 10 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3। तो यहाँ पे जो ऑर्डर कंसीडर होगा वो ऑर्डर है 10/3। सेकंड जो चीज हमें डिस्कस करनी है वो है बी वेक्टर। बी वेक्टर में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स हैं जो कि आपकी एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं, B0 कैप, B1 कैप और B2 कैप। वाई वेक्टर में आपके पास जो रिजल्टेंट जो आंसर आए वाई एस्टिमेशन के वो सारे आंसर यहाँ पे हम पुट करेंगे। अब बी का जो ऑर्डर है वो आपके पास है, नंबर ऑफ रोज आपके पास 3 है, नंबर ऑफ कॉलम आपके पास 1 है, यानी 3/1। देन आपके पास इसका जो रिजल्ट आएगा वो है वाई एस्टिमेशन। वाई एस्टिमेटेड का जो कॉलम बनेगा वाई एस्टिमेटेड 1, वाई एस्टिमेटेड 2, वाई एस्टिमेटेड 3 एंड सो ऑन। ये भी आपके पास जो कॉलम होगा वो 10 एंट्रीज पे डिपेंड करेगा।
इसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट आपके पास जो एंट्री होगी वो होगी y कैप 10। इसका ऑर्डर आपके पास होगा 10/1। इसका ऑर्डर आपके पास है 10/1 क्योंकि रोज आपके पास 10 जनरेट हो रही हैं और कॉलम आपके पास एक है। अब अगर आपने यही पूरा प्रोसीजर मैटलैब में करना हो, आपने मैट्रिक्स जनरेट करना हो मैटलैब में, तो जो आपकी कमांड्स यूज होंगी अब आप उसे नोट डाउन कर लें। हम यहाँ पे वेक्टर्स जनरेट करेंगे। सबसे पहले y वेक्टर आपके पास है, जो ओरिजिनल y वेक्टर आपके पास गिवन है। यहाँ पे आप लार्ज ब्रैकेट यूज करेंगे। 40 स्पेस 44 स्पेस देना लाजमी है ताकि ये आपकी एंट्रीज को सेपरेट कर सके। 40 44 46 48 52 58 60 68 74 80। बेटा यहाँ पे y वेक्टर कंप्लीट हुआ है। y वेक्टर कंप्लीट करने के बाद मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था हम यहाँ पे यूज करते हैं सेमीकोलन और कॉलन, लेकिन क्योंकि ये आपके पास वेक्टर है और हमने इसे स्ट्रेट लिखा है, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अपोस्ट्रॉफी ताकि ये आपका वेक्टर फॉर्म जनरेट कर दे। देन हमने यहाँ पे x1 की वैल्यूज लिखनी है। x1 की वैल्यूज आपके पास है 6 10 12 14 16 18 22 24 26 32। देन हमें वैल्यूज लिखनी है x2 की 4 4 5 7 9 12 14 20 21 24।
ये हमने तीनों वेक्टर्स अपने लिख दिए हैं जो हमारे पास सवाल में गिवन थे। देन हमने इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके सबसे पहले तो एक्स जो मैट्रिक्स है वो जनरेट करना है, जो कि हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो एक्स मैट्रिक्स आपका बराबर है लार्ज ब्रैकेट वंस 10,1 स्पेस x1 स्पेस x2। बेटा यहाँ पे अब ये जो कमांड है इस कमांड को समझ लें। वंस 10,1 हमने क्यों लिया है, क्योंकि आपको लास्ट होगा याद होगा अभी जो मैंने आपको इससे पहले जो शीट थी उस पर बताया था कि जो पहला वेक्टर है बी नॉट का, क्योंकि बी नॉट के साथ एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं है तो वहां पे हम 1 कंसीडर करेंगे। तो जो हमारे पास 1 कंसीडर हो रहे हैं वो 10 रोज पे हो रहे हैं और एक कॉलम पे हो रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है वंस 10 रो 1 कॉलम। सेकंड आपने x2 और x1 और x2 को सेम रखना है। अब यहाँ पे हमने लगाया सेमीकोलन ताकि ये वैल्यू हमें डिस्प्ले ना हो। देन आपने बी वेक्टर लिखना है। बी वेक्टर आपका बराबर है इनवर्स INV यूज होता है इनवर्स के लिए। x बार मल्टीप्लाई बाय x। अब x t का क्या मतलब है, ये जो आपके पास अपॉस्ट्रोफी लगी हुई है ये ट्रांसपोज को शो कर रही है, तो यहाँ पे हमने लिखा s ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज होता है, x होल मल्टीप्लाई। अब ये वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई करेगी x ट्रांसपोज y से। b की वैल्यू फाइंड आउट करने का ये तरीका है इनवर्स x ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय y। अगेन यहाँ पे हम सेमीकोलन शो कर देंगे और अगर आपको इसका रिजल्ट डिक्लेयर करना हो तो आप यहाँ से सेमीकोलन हटा भी सकते हैं। देन आपके पास है एरर टर्म ई आपके पास बराबर है y माइनस एक्स बी। अब अगर यहाँ पे आपने रेसिडुअल वेरिएंस मालूम करना हो यानी x2b मालूम करना हो तो उसका जो फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है वो भी लिख लें। x2b इज इक्वल टू e डैश यानी e ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय e रेसिडुअल ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय e मल्टीप्लाई बाय इनवर्स ऑफ x ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय x डिवाइड बाय n माइनस k। n माइनस के को मैं डिफाइन कर चुकी हूँ। n आपके पास है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, k आपके पास है डिग्री ऑफ फ्रीडम।
देन आपके पास हमें अगर सिर्फ और सिर्फ डायगोनल निकालने हो एस टू बी के, तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे एस टू बी इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ एक्स टू बी। देन अगर आपने स्क्वायर खत्म करना है एक्स स्क्वायर बी का, तो आप यहाँ पे कमांड लिखेंगे एक्स बी। एस बी आपके पास बराबर है एस क्यू आर टी ऑफ एस टू बी। टी वैल्यूज आपके पास बराबर हैं टी इज इक्वल टू बी डॉट एस बी। बेटा यहाँ हमने एरे डिवीजन यूज की है। एरे डिवीजन इसलिए यूज किया है क्योंकि ये सारी चीजें वेक्टर फॉर्म में है। जब हमें वेक्टर को सॉल्व करना होता है तो हम एरे मल्टीप्लिकेशन या एरे डिवीजन का यूज करते हैं। तो टी की वैल्यू आपके पास बराबर है बी नॉट, मतलब जो बी एरे डिवीजन एस बी। मैम एक्स बी क्या है रिटर्न? बेटा एक्स बी आपके पास है एक्स मल्टीप्लाई बाय बी। देखें x मल्टीप्लाई बाय बी, ये जो आपके पास टर्म है ये बराबर होती है y एस्टिमेटेड के। यस मैम। तो यहाँ पे आपको पता है रेजिडुअल किस तरह से फाइनल फाइंड आउट होता है y माइनस एस्टिमेटेड y। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड y की जगह जो टर्म यूज हो रही है वो हो रही है एक्स बी। ठीक है मैम। एक्स स्क्वायर बी का आंसर आपके पास आ रहा है, एक पूरा मैट्रिक्स जनरेट हो रहा है जिसमें है एक्स स्क्वायर बी नॉट, कोवेरिएंस ऑफ बी नॉट कॉमा बी वन, कोवेरिएंस ऑफ बी नॉट कॉमा बी टू, कोवेरिएंस ऑफ बी नॉट कॉमा बी वन, एक्स स्क्वायर बी वन, covariance of b1 comma b2, covariance of b naught comma b2, covariance of b1 comma b2, then last x square b2। ये पूरी वैल्यू मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ। जी फातिमा।
बेटा ये जो आपके पास मैट्रिक्स जनरेट हुआ है, ये आपके पास मैटलैब में आंसर आया है एक्स स्क्वायर बी का। अब यहाँ जो सेकंड कमांड मैंने यूज की है, आप यहाँ देख सकते हो एक्स टू बी में से हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, डायगनल ऑफ एक्स टू बी। तो डायगनल की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो ये है एक्स स्क्वायर बी नॉट, एस स्क्वायर बी वन और एस स्क्वायर बी टू। ये तीन वैल्यूज आपकी डायगनल में आ रही हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड एक्स स्क्वायर बी के डायगनल्स आ रहे हैं वो आपके पास किसके बराबर है, बेटा ये आपके पास वैल्यूज आई हैं डायगनल की। अब डायगनल की जो वैल्यू मैटलैब में आंसर के तौर पे आई है वो आपके पास बराबर है एस टू बी नॉट की वैल्यू आपके पास है 2.6628। सेकेंड वैल्यू जो आपके पास एक्स स्क्वायर बी वन की वैल्यू आई है वो है 0.0626। थर्ड वैल्यू जो आपके पास आई है वो है 0.0715। ये तीन वैल्यूज आपके पास डायगोनल ऑफ एस स्क्वायर बी हैं। अब अगर आपने ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है, आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एस बी एस क्यू आर टी की, तो इसकी वैल्यू आपके पास है 1.6318। 0.2502। 0.2674। और जो लास्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो है टी की।
टी वेक्टर किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे? टी इज इक्वल टू, बेटा इसे 1 बाय 1 करस्पॉन्डिंग डिवीजन करके फिर आपने आंसर यहाँ पे पुट करना है। आप किस तरह से वैल्यूज पुट करेंगे? सबसे पहले आपके पास है बी नॉट डिवाइड बाय एस बी नॉट। B1 डिवाइड बाय एस B1। B2 डिवाइड बाय एस B2। इनकी वैल्यूज आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको टी वैल्यूज भी इजीली मिल जाएंगी। यहाँ तक अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। ओके बेटा, ये आपके पास यहाँ तक मैटलैब प्रोग्रामिंग भी हो गई है और उसके साथ साथ जो आपके चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक्स हैं वो भी कंप्लीट हो गए।